हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में ख़त्म किए थे यहाँ ठंडी महाधाराएं, यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे। आज हमें उसके आगे का पढ़ना था, महासागरीय धाराओं के बारे में जानना था। अगर आप हमारा इसके पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इसे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये देखा जाए तो हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। तो आप यहाँ से अपना रिवीजन बार बार पढ़ करके कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते, हमसे पूछ सकते हैं, या कोई त्रुटियां हों तो ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय धाराएं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो महासागरीय धाराओं के बारे में जानते हैं। हमने यहाँ तक ख़त्म किया था कि जो ठंडी महाधाराएं हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं होती हैं जो ठंडी महाधाराओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि बेगुएला, लेब्राडोर और कैनरी। ये क्या हैं? ये ठंडी महाधाराएं हैं। और कुरोशियो जो है, कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धाराएं हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराओं के अंतर्गत क्या आती हैं? तो महासागरीय धाराएं जो हैं, महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह की तरह हैं। वे एक निश्चित पथ और दिशा में पानी की एक नियमित मात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह की तरह हैं। वह एक निश्चित पथ अर्थात एक निश्चित रास्ते और दिशा में पानी की एक नियमित मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल हैं। धाराओं को प्रभावित करने वाले जो प्राथमिक बल हैं उसके अंतर्गत जैसे कि सौर ऊर्जा, मतलब कि सौर ऊर्जा के द्वारा ताप, हवा, गुरुत्वाकर्षण और कोरियोलिस बल, ये और महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम मतलब कि महासागरीय धाराओं को उनके ताप के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो महासागरीय धाराएं हैं उनको प्रभावित करने वाले जो प्राथमिक बल होते हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं। तो जैसे कि सौर ऊर्जा के द्वारा ताप हुआ, हवा हुआ, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल होते हैं। ये धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल होते हैं। अब हम उनके ताप के आधार पर धाराओं को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। अब ठंडी धाराएं क्या हैं? ठंडी धाराएं जो होते हैं, ठंडी धाराएं ठंडे पानी को गर्म पानी वाले क्षेत्रों में ले आती हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं ठंडी पानी को गर्म पानी वाले क्षेत्रों में लाती हैं। और ये धाराएं आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर निम्न और मध्य अक्षांशों अर्थात दोनों गोलार्धों में और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। और गर्म धाराएं जो होती हैं गर्म पानी को ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में लाती हैं। आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तट पर निम्न एवं मध्य अक्षांशों में देखा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वे उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। आगे जानते हैं कि धूमकेतु क्या है। धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टानों, धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो धूमकेतु क्या हैं? तो धूमकेतु जमी हुई चट्टान, धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल होते हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु की कक्षा इसे सूर्य के करीब लाती है तो वह गर्म हो जाता है और अधिकांश ग्रहों की तुलना में बड़े चमकदार सिर में धूल और गैसों को उगलता रहता है। हैली धूमकेतु क्या है? जैसे कि हैली है धूमकेतु।
जैसे हैली धूमकेतु, यह एक आवधिक धूमकेतु है और हर 76 वर्षों में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौटता है। आखिरी बार इसे 1986 में देखा गया था और इसके बाद अब हम 2062 में लौटने का अनुमान है। अर्थात जो हैली धूमकेतु होता है यह एक आवधिक धूमकेतु है और ये हर 76 वर्षों में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौट आता है और इसे हम आखिरी बार 1986 में देखे थे। अब हम इसको देखने का दोबारा अनुमान जो हमारा है ये 2062 में लौटने का है। क्षुद्र ग्रह क्या हैं? वह छोटी चट्टानी वस्तुएं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहती हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन सी हैं? जो सूर्य के वो छोटी चट्टानी वस्तुएं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती हैं। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई साल पहले फट गए थे। क्षुद्र ग्रह क्या हैं? तो यह एक क्षुद्र ग्रह के ही हिस्से होते हैं जो कई साल पहले फट गए थे और फट करके ये मंगल और बृहस्पति के चारों ओर क्या करते हैं के बीच पाए जाते हैं। विधान के नाम, अब हम विधानों के नाम को जानते हैं कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम विधान के प्रमुख प्रावधान ये थे। क्या कहा गया था कि परिषद की सदस्यता 16 सदस्यों तक बढ़ाई गई थी। परिषद की सदस्यता 16 सदस्यों तक बढ़ाई गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के अंदर प्रवेश किया। सदस्यों को वार्षिक वित्तीय पर चर्चा करने की अनुमति दी गई, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। भारत सरकार अधिनियम 1858 विधान के प्रमुख प्रावधान ये थे, मतलब कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे 1858 के, कि इसने एक नए कार्यालय का नियोजन, भारत राज्य सचिव वायसराय का एक नया कार्यालय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ये भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता था। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। जो कौन से शासन? भारत सरकार अधिनियम 1858 ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में भी जाना जाता था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में भी जाना जाता था और इसके प्रमुख प्रावधान थे कि इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की गई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। आगे इसकी बात ये थी इसमें कि सदस्यों को समान सार्वजनिक महत्व के मामलों में एक प्रस्ताव की हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के आकार का विस्तार किया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है? इसमें बात हुई थी कि लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली आरंभ की थी और इस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून की शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी आदेश दिया गया। अब हम जानेंगे कि बिहार और खिलाफत आंदोलन।
तो प्रथम विश्व युद्ध 1919 में तुर्की की हार के बाद तुर्की साम्राज्य पर अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में तुर्की की हार के बाद तुर्की साम्राज्य पर अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस एवं बिहार के नागरिकों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गया की खिलाफत कमेटी की शुरुआत मौलाना सज्जाद ने किया था। मतलब कि गया की खिलाफत कमेटी की जो शुरुआत है ये मौलाना सज्जाद ने किया था। पटना में 16 फरवरी 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सहयोगी शक्तियों के द्वारा खलीफा के साथ उचित व्यवहार के पक्ष में जनमत खड़ा करने का निर्णय लिया गया था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। मतलब कि HRA का फुल फॉर्म जो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1924 में कानपुर में किया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल इसमें शामिल थे। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल इसमें शामिल हुए थे। ये 1928 के बाद HSRA रूप में जाना जाता था। मतलब कि इसका नाम परिवर्तन 4 साल के बाद इसको बदल दिया गया। 1924 में हम इसे HRA कहते थे, 1928 के बाद ये HSRA के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी का जनक भारत में किसे कहते हैं? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को कहा जाता। वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की गई थी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना 1956 में किया गया था। आइए जानते हैं कि जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलने लगते हैं। उल्का पिंड खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी की वायुमंडल में आते ही वो जलने लगते हैं। उल्का पिंड आकाशीय पिंडों का एक ठोस टुकड़ा है जिसकी उत्पत्ति बाहरी अंतरिक्ष में होती है और ये किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर के गुजरता है। वायुमंडल से गुजरते समय उल्कापिंड तेजी से जलता है। वायुमंडल से गुजरते समय उल्कापिंड तेजी से जलता है और उल्काएं आमतौर पर हल्के होते हैं और एवं छोटे भी होते हैं। पृथ्वी में प्रवेश करते ही वायुमंडल में ये जलने लगते या जल जाते हैं। इससे आकाश में ऐसी लकीरें बन जाती हैं जैसे कोई तारा गिर गया हो। आगे पढ़ेंगे कि उन्हें आमतौर पर एक शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। उन्हें आमतौर पर एक शूटिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमतौर पर उन्हें शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई उल्कापिंड काफ़ी बड़ा होता है तो वह जमीन तक पहुंच सकता है और एक गड्ढा बना सकता है। ऐसी वस्तुएं उल्कापिंड कहलाती हैं। किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? मतलब किसने बताया था कि जो है ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा? एडविन हबल थे। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा। तो विस्तार ब्रह्मांड अर्थात एडविन हबल एक अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं और साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार हो रहा है। किसके अनुसार? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का वर्तमान में विस्तार हो रहा है। हबल ने साबित किया कि दूर की आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से उनकी दूरी के बीच सीधा संबंध है। इसे अब हबल के नियम के रूप में भी जाना जाता है।
हबल ने साबित कर दिया था कि जो दूर की आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से उनकी दूरी के बीच सीधा संबंध है। इसे अब हबल के नियम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या था। ये अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिससे प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। ये अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिससे प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। इस अवधारणा को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में सिद्धांतित किया था कि ब्लैक होल शब्द 1960 के दशक के मध्य में अमेरिका की भौतिकी विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर के द्वारा गढ़ा गया है। आमतौर पर ब्लैक होल दो श्रेणियों के होते थे। एक श्रेणी कुछ और द्रव्यमानों और दस्युओं और द्रव्यमानों के बीच होती हैं और ऐसा माना जाता है कि जब बड़े और मरते हैं तो ये बनते हैं। दूसरी श्रेणी सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और ये सौरमंडल से सूर्य के सैकड़ों हजारों से लेकर के अरबों गुना तक है, जिससे कि पृथ्वी संबंधित है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल एक ब्लैक बिंदु होता है, अंतरिक्ष में एक बिंदु होता है। उसे मतलब कि ब्लैक होल क्या है, तो अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिससे प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। इस अवधारणा को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में सिद्धांतित किया था और जो ब्लैक होल शब्द है ये 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर के द्वारा गढ़ा गया था। और इसको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी कुछ और द्रव्यमानों और दस्युओं और द्रव्यमानों के बीच होती है और ऐसा माना जाता था कि जब बड़े तारे मरते हैं तो ये बन जाते हैं। दूसरी श्रेणी सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये सौरमंडल से सूर्य के सैकड़ों हजारों से लेकर के अरबों गुना तक बड़े होते हैं, जिससे पृथ्वी संबंधित है। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली छवि जारी की थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप का एक समूह है। गुरुत्वाकर्षण तरंग तब बनती है जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या हैं जानते हैं। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ये स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में है। मतलब कि जो पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हैं। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में आइए हम सब थोड़ा सी जानते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं और ये कोशिका झिल्ली में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जीवन का एक अनिवार्य घटक होता है। 5 तत्व में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रोटीन के अमीनो अम्ल का निर्माण भी करते हैं और हम सल्फर के लिए फास्फोरस का आदान प्रदान करते हैं। तो 5 तत्व डीएनए जैसे न्यूक्लिक अम्ल भी बनाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना दी गई है। इमैनुअल हॉल परिकल्पना या गैसीय परिकल्पना इमैनुअल कांत ने और न्यूबलर परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दिया गया था। आगे इसमें पढ़ेंगे कि ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और
मेल्टन ने दिया था। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेसस ने दिया। बाइनरी स्टार परिकल्पना रसेल के द्वारा। सुपरनोवा की परिकल्पना होयले के द्वारा दिया गया। और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के किसने दिया था? इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ये ऑट्रेटो स्मिथ के द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्जेस हेनरी लेमेट्री के द्वारा दिया गया था। बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्जेस हेनरी लेमेट्री। शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र ये एक ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, जबकि शुक्र ग्रह की जो त्रिज्या है 6052 किलोमीटर। पृथ्वी और शुक्र दोनों चट्टानी ग्रह हैं जिनका घनत्व लगभग समान है। पृथ्वी और शुक्र को अक्सर ग्रहों को जुड़वा के रूप में जाना जाता है, आकार एवं द्रव्यमान समान होने के कारण। अर्थात हम जो शुक्र के बारे में जानते हैं कि यह एक ग्रह है, मतलब कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। अर्थात इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की ये 6371 किलोमीटर है, जबकि शुक्र ग्रह की जो त्रिज्या है ये 6052 किलोमीटर है। पृथ्वी और शुक्र दोनों चट्टानी ग्रह हैं और जिनका घनत्व लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी और शुक्र का अक्सर ग्रह को जुड़वा के रूप में जाना जाता है, जुड़वा बहनों के रूप में भी जानते हैं। आकार एवं द्रव्यमान समान होने के कारण ही इन्हें ऐसा कहा जाता। अब जानेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा का जो विकास हुआ ये कैसे हुआ, इन सब को बारे में भी आइए समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा का विकास। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा का जो विकास हुआ, और ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है अच्छा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। तो इतना आप इसका मतलब है कि आप सभी को ये बार बार देखना है और रिवीजन करते चलना है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा और निर्देश देते रहें अपने आपको। तो चलिए मिलते हैं हम किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।